Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। प्रधानमंत्री यहाँ आकर के परिवारवाद पर नहीं बोलते हैं क्योंकि चिराग पासवान के बहनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी परिवारवाद का विरोधी है। लो वोटर टर्नआउट का क्या मतलब है, क्योंकि पहले दो चरण में देखा गया कि मतदाता उदासीन दिखे। कांग्रेस गठबंधन, इंडी गठबंधन के लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज को भी अपना वोट मानते हैं। जो महिलाओं की कतार रहती थी बुरके में, आज देख ले कितना घटा है। आप लोग बार बार नीतीश जी को साथ लेना, नीतीश जी को छोड़ना, ये जो लव हेट रिलेशनशिप, कभी उनके खिलाफ बहुत कुछ बोलना, फिर एन वक्त पर साथ कर लेना। मैं कल भी जो कह रहा था आज भी वही कह रहा हूँ। जब आप सरकार में होते हैं तो बजरंग दल उत्पात कम मचाती है, ऐसे जो संगठन आपके साथ हैं वो कम उत्पात मचाते हैं, और ये बात नीतीश जी खुद कहते हैं जब आपके विरोध में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस तुष्टीकरण की राजनीति का और उस भय का वातावरण अताताइयों के द्वारा बनाने का विरोध करता है, इसलिए वो दिखाई पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। हमारे साथ इस वक्त हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। जी हां, विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। इस समय जोरदार प्रचार में लगे हुए हैं और इनका दावा है कि एनडीए जोरदार तरीके से एक बार फिर से बिहार में जीतने जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एनडीए वाकई अपने पिछले परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी? क्या कुछ जातियों के हटने की जो बात कही जा रही है उससे एनडीए को नुकसान होगा? क्या मुकेश सहनी फैक्टर से भी इनको नुकसान हो सकता है? और लो वोटर टर्नआउट का क्या मतलब है, क्योंकि पहले दो चरण में देखा गया कि मतदाता उदासीन दिखे। हम इन तमाम सवालों का जवाब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लो वोटर टर्नआउट आपके फेवर में है या आपके विरोध में है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मोदी मैजिक उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसा कि 2019 में कर रहा था। इन तमाम बातों का जवाब हम इनसे लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप टीवी 9 से बातचीत कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है कि पहले दो चरण के मतदान के बाद ये सवाल उठने लगा है कि बीजेपी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उसके मतदाता उदासीन हैं और लगातार बीजेपी अपने नैरेटिव को चेंज कर रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पिछला परफॉर्मेंस दोहराने के लिए क्या नया उपाय किया जाए। नहीं, मैं एक चीज़ तो बता दूं कि मोदी मैजिक आज भी बरकरार है। आज भी मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और इन्होंने जो कहा है वो किया है, ये पब्लिक कह रही है। और जो वोट का परसेंटेज घटा है वह भी सत्य है, क्योंकि विपक्ष में कोई आकर्षण नहीं है। विपक्ष के लोग अगर जो लड़ाई में रहते तो उसके मतदाता एग्रेसिव होते, लेकिन विपक्ष के लोग लड़ाई में नहीं है, इसलिए उदासीनता। आप देखें कि जहां पर राजद का, कांग्रेस गठबंधन, इंडी गठबंधन के लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज को भी अपना वोट मानते हैं। जो महिलाओं की कतार रहती थी बुरके में, आज देख ले कितना घटा है। वो समाज के लोग भी कह रहे हैं कि ये जाएंगे तो मोदी जी को दे देगा, इसलिए इसको रोक लो। और ये हकीकत जमीनी सच है। हम इस बात को जमीनी सच मान भी लें तो क्या ये सच नहीं है कि आपके प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की उदासीनता है, मोदी जी के प्रति आकर्षण है भी, लेकिन कैंडिडेट को देख करके मतदाता उत्साहित नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए बाहर निकल करके बल्क में वो वोट नहीं कर रहे? देखिए, बता दें कि जो लगातार कई बार से रहते हैं तो कैंडिडेट के प्रति थोड़ा सा उत्साह और आकर्षण घटता ही है, स्वाभाविक है, ये सच है। लेकिन आज जो रुझान बहुत तेजी से नीचे गिरना चाहिए था, इतनी भीषण गर्मी में वो रुझान नहीं घटा है।
कहीं 2%, कहीं 4%, 5% से नीचे ही रहा। बहुत सारे उम्मीदवार 3 बार से 4 बार से हैं। तो अमूमन है वो आकर्षण नहीं रहते हुए मोदी जी की आकर्षण आज उनको वहां तक ले जा रहा है और इसका लाभ बीजेपी को डायरेक्ट मिल रहा है। आप देखें कि कई जगह 1-1.5% का अंतर पड़ा इतनी भीषण गर्मी में। और हमने बताया कि ये जो 70%, 80% जो दबंग लोग थे गांव का, वो बूथ मैनेज करके एक तरफा डालते थे। आज वो स्थिति नहीं है। अगर जो बीजेपी के वोटर आकर्षित नहीं है, उत्साहित नहीं है, तो राजद के लोग भी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी कई बगावत करके खड़े हैं। हर बूथ पर दोनों लोग टाइट, तो उनका भी वोट परसेंटेज घट रहा है और बीजेपी का तो जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। क्योंकि मेरा 70 और 80% वोट पहले भी नहीं पहुंचता था। जिनका 70-80% वोट पहुंचता था वो वोट 10% से भी नीचे घट रहा है। पर एक बात ये भी कही जा रही है कि आप लोग बार बार नीतीश जी को साथ लेना, नीतीश जी को छोड़ना, ये जो लव हेट रिलेशनशिप, कभी उनके खिलाफ बहुत कुछ बोलना, फिर ऐन वक्त पर साथ कर लेना, जनता महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा हो रहा है। जिनके खिलाफ आप इतना कुछ बोलते हैं उनको साथ ले आते हैं। शायद यही वजह है कि जनता को ये महसूस हो रहा है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और बिहार में इनका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले नीतीश जी के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, आज कहते हैं कि ये सबसे महान नेता हैं, ये विकास पुरुष हैं। शायद जनता इसलिए भी उदासीन दिखाई पड़ रही है। नहीं, मैं बता दूं, मैं कल भी जो कह रहा था आज भी वही कह रहा हूं। मैं कल भी कहा था कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जंगल राज को समाप्त करने के लिए, बिहार में सुशासन लाने के लिए अपने कैबिनेट के मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार भेजा था। 5 से 10 वह सुशासन पूरी तरह से दिखाई पड़ा था। लेकिन समाजवादियों का चोला ओढ़ करके जो लोग पिछले दरवाजे से वरगला करके आ गए, मुख्यमंत्री जी ने यह बात स्वयं सदन में भी कहा कि हम तो सुधरने का मौका दिए थे, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, ये सब लूटने में ही लगा रह गया। इसलिए ये लोग कभी नहीं सुधरेगा, इसके साथ अब कभी नहीं जाना है, ये मुख्यमंत्री कहे। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, करप्शन का मामला हो, मैं तो अध्यक्ष था विधानसभा का, लॉ एंड ऑर्डर पर हमने कहा, सरकार को भी हमेशा हमने जवाब तलब किया, करप्शन के मामले पर भी हमने एक्शन लिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन के पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि पिछले बार रामनवमी हुआ तो कई जिले में आतताइयों ने, असामाजिक तत्व के लोगों ने तमाशा बना दिया। दरभंगा की एक घटना बता दूं, एक दलित की मृत्यु हुआ, श्मशान में जलाने गया, जलाने नहीं दिया, लाठी से पीटा, उस पर पेशाब कर दिया। जब नेता प्रतिपक्ष मैं था, मुझको पता चला, मैं गया, वहां के महिलाओं के साथ बदतमीजी किया। ये वो शासन था। और आज रामनवमी हुआ है, किसी जिले में ये अत्याचार, इस तरह के भय और इस तरह का माहौल नहीं बना। तो अंतर क्या था? मुख्यमंत्री उस समय भी माननीय नीतीश कुमार जी थे, लेकिन उनके साथ जंगल राज वाले लोग थे, और आज उनके साथ सुशासन वाले लोग हैं। ये अंतर है। और मुख्यमंत्री जी भी ये फील करते हैं कि वो जब जब आता है, अपराधी का, भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ जाता है और उसको कहीं ना कहीं वो लोग संरक्षण करता है।
मेरा इस पर सवाल सीधा सा है। कहा यह जाता है कि जब आप सरकार में होते हैं तो बजरंग दल उत्पात कम मचाती है, ऐसे जो संगठन आपके साथ हैं वो कम उत्पात मचाते हैं, और ये बात नीतीश जी खुद कहते हैं जब आपके विरोध में होते हैं। तो इसलिए सवाल ये उठता है कि सरकार में होने की वजह से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इसलिए इस तरह की घटना नहीं घटती है। मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल जो बार बार आज भी तेजस्वी यादव अपनी सभा में कह रहे थे कि बीजेपी के मुंह से महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, ये सब तरह की बात निकलती ही नहीं है और हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दी। ये जब हम विपक्ष में थे इस तरह की बात करते थे तो ये लोग कहते थे पैसे कहां से लाएंगे, और हमने 17 महीने में करके दिखाए। तो सवाल ये गंभीर उठ रहा है कि आपने नौकरी नहीं दी, वो सरकार में थे उन्होंने नौकरी दी। सवाल ये भी उठता है कि आप विपक्ष में रहते हैं तो उत्पात ज्यादा होता है और सरकार में होते हैं तो आपकी मजबूरी होती है, इसलिए रामनवमी में इस तरह की घटना नहीं घटती। नहीं, मैं बता दूं आपको कि दरभंगा में जो घटना का हमने जिक्र किया वो न बजरंग दल से जुड़े थे, न हमारे संघ परिवार से जुड़े थे, न वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी उस तुष्टीकरण की राजनीति का और उस भय का वातावरण अताताइयों के द्वारा बनाने का विरोध करता है, इसलिए वो दिखाई पड़ता है। वैसे मानसिकता को रोकने का प्रयास आज सनातन के संतानों को लज्जित करने का, उनके धर्म ग्रंथों पर विवादित टिप्पणी करने का, उनके धर्म गुरुओं को अपमानित करने का, उनके देवी देवता को बारे में भ्रम फैलाने का, ये मानसिकता का विरोध करना, क्या ये धर्मनिरपेक्षता पर चोट है? और धर्मनिरपेक्षता में संविधान में कहाँ लिखा है कि अपने धर्म को अपमान कर करके आप सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष बनोगे? ये मानसिकता को मैं सत्ता में भी रहता हूँ तो मॉनिटरिंग करता हूँ और विपक्ष में भी रहता हूँ। आप बता दें कि हम तो 507 दिन में 342 दिन किसी न किसी जिले में घूमते रहा नेता प्रतिपक्ष के नाते। 70% दिन लगभग 5 साल मौका मिला था तेजस्वी यादव जी को। 5 जगह हमने सदन में पूछा कि 5 जगह का नाम बता दो जो कहीं आप गए हो। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं, केक खाते हैं, ये केक की संस्कृति में चले गए हैं। सनातन की संस्कृति से ये दूर हो चुके हैं। इनकी मानसिकता सेवा का भाव नहीं, मेवा खाने का और पारिवारिक जिम्मेदारी स्थापित करने का। पर नौकरी देने का क्रेडिट वो ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं। और नौकरी की जहां तक बात कर रहे हैं तो जिस शिक्षा विभाग में नौकरी की बात कर रहे हैं, इनके मंत्री शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर प्रवचन कर रहे थे, विवादित बयान कर रहे थे। उनके कारनामा से वहाँ के प्रधान सचिव ने रोक दिया था उनके पीएस और पीए को कमीशन खोरी की वातावरण बनाने को लेके मंत्री विभाग जाना बंद कर दिए। और जिस नियुक्ति हुई है उस फाइल पर उन्होंने साइन तक नहीं किया। और तेजस्वी यादव जी जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, जब उनके मंत्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, 5 विभाग तो तेजस्वी यादव जी के पास था। और सबसे ज़्यादा तो ये पथ निर्माण विभाग में बैठते थे, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। पथ निर्माण विभाग को लगा कि ये विभाग पूरा हमारा, एक नौकरी नहीं दिया, एक नौकरी नहीं दिया। अगर जो नौकरी देने वाले ये मसीहा बन रहे हैं तो अपने 5 विभाग में क्यों नौकरी नहीं मिला? अरे झूठा भ्रम फैलाते हो। सिर्फ कमीशन तसीलने का, ट्रांसफर पोस्टिंग में वसूली करने का, ठेकेदारों को मैनेज करने का, इस काम के अलावे इनके लोग क्या किए? और हम जब सत्ता में आए, अब पीएचईडी विभाग हमारे जिम्मे 1100 टेंडर जिसमें मैनेज करके लोगों ने लूटा था, एक बार में रद्द कर दिया। और आज अगवानी पुल में भी इतनी बड़ी घटना को लिपापोती कर करके और उसके भ्रष्ट पदाधिकारी को प्रमोट किया विभाग के मंत्री के नाते।
नैतिकता की बात करते हो और बहाली की बात करते हैं, जो पैसे पर अपने ईमान को, अपने धर्म को, अपनी व्यवस्था को हमेशा गिराने का काम किया है। क्यों विभाग में एक नौकरी नहीं मिला? आप ढोल पीट रहे हैं कि हमने बहाली कर। शिक्षा विभाग में तो प्रक्रिया के तहत जब हम लोग थे उसी समय चल रहा था। छठे चरण के बाद 7वां चरण की प्रक्रिया उस समय आई थी। 6 चरण तो पहले पूरा हुआ था। ये कहां थे उस समय? ये भ्रम फैलाने का, बरबोले बाप का बरबोले पुत्र है। इनकी मानसिकता भ्रम फैलाना, समाज के अंदर सामाजिक ताना बाना को तोड़ना और उन्माद पैदा करना और जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद करना, यही इनके पास विजन है, यही इनके पास मिशन है। उसी मिशन में ये लगे। अच्छा, ये बताइए, क्या ये सच है कि बीजेपी का एक बड़ा धड़ा मानता है कि नीतीश जी के आने से बिहार में नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अपना करिश्मा खो चुके हैं और ज़्यादातर सीट जेडीयू हारने जा रही है, इसलिए इस बार आपकी संख्या 30 पार करने वाली नहीं है? कई सारे उम्मीदवार उनके हार जाएंगे, उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और ये पार्टी आपकी भी मानती है कि नीतीश जी को लाने का कोई फायदा लोकसभा में नहीं होने जा रहा, अकेला लड़ते तो बेहतर होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदारी लाभ और नुकसान के हिसाब से नहीं करता है। बिहार में मुझको जंगल राज रोकना था जो गुंडा राज में तब्दील हो रहा था, और वो गुंडा राज चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा था। इसको लेकर के हमारे सक्षम नेतृत्व ने निर्णय लिया और सामूहिक नेतृत्व ने निर्णय लिया, और जब निर्णय लेता है तो भाजपा में स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है, क्योंकि बिहार की जनता का जनादेश एनडीए के साथ था। और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय था, वो निर्णय बिहार की जनता को पसंद आया। कहा यह जाता है कि बिहार की प्रदेश इकाई ने विरोध किया था और शीर्ष नेतृत्व ने जबरदस्ती थोप दिया कि नहीं, आपको सरकार उनके साथ बनानी है, और तब यहाँ की इकाई को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने ये अपना ऑर्डर थोपा है बिहार के प्रदेश इकाई पर। देखिए, भाजपा का जो संस्कार और कल्चर है, हमने बता दिया है आपको कि ये न व्यक्ति की पार्टी है, न जाति की पार्टी है, न वंशवादी की पार्टी है। ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, और सामूहिक नेतृत्व निर्णय लेता है तो लोग स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है। सब लोगों ने स्वागत किया है, कोई भरम में न रहे, और इस मानसिकता में यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व वर्तमान से ज़्यादा भविष्य को देख के निर्णय लेता है। सामूहिक नेतृत्व चंद्रगुप्त बनाने के बजाय चाणक्य बन करके सुशासन स्थापित करने में भी भूमिका निभाता है। इसलिए ये कहीं भ्रम का माहौल कहीं नहीं है, और बिहार एक नए बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। 2024 का चुनाव एक नया बदलाव की ओर स्पष्ट संकेत करेगा। क्या आपके जो एक और घटक दल हैं जिन्होंने कई ऐसे प्रत्याशी दिए हैं जिन पर सवाल उठ रहा है, उससे भी नुकसान हो रहा है आपको? मैं एलजेपी रामविलास की बात कर रहा हूँ, चिराग पासवान की जो पार्टी है। क्या आपको लगता है कि उस वजह से, क्योंकि आपने पशुपतिनाथ पारस को जगह नहीं दी, ये एक बड़ी समस्या है? दूसरी बड़ी बात मैं आपके साथ ये करने जा रहा हूँ कि कई जगह पे आपके विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो गए, जैसे बक्सर में निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, काराकाट में निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, जो आपके लिए गले की फांस बन गए। उन सीटों के बारे में क्या कहेंगे जो आपके ही लोग थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए विरोध में खड़े हो गए हैं, और अब आपको लग रहा है कि वो गले की फांस बन गए हैं, वो मानने वाले नहीं हैं? हम काराकाट से पवन सिंह की बात कर रहे हैं, हम बक्सर से आनंद मिश्रा की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जिन दोनों व्यक्ति का नाम लिए हैं, ये बीजेपी के न कार्यकर्ता रहे हैं न नेता रहे हैं। दूर दूर तक ये न बूथ पर बैठने वाले लोग रहे हैं और न बूथ से चल कर करके प्रदेश या राष्ट्रीय नेतृत्व में जिम्मेवारी निभाए हैं। क्या ऐसा है कहीं?
उम्मीदवार को लोकतंत्र में खूबसूरती है, कोई भी खड़ा हो सकता है। भाजपा का कार्यकर्ता अपना कमल को देखता है और नेतृत्व को देखता है, और सामूहिक नेतृत्व का निर्णय का स्वागत करता है, और जो निर्णय हुआ है वही निर्णय पर कमल का बटन दबेगा और मोदी जी का सुशासन अपार बहुमत से फिर आएगा। ये बता देते हैं वोटर अब हमसे आपसे ज़्यादा चालाक और तेज है। ये लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की जननी है ये बिहार। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता दूसरे राज्य के बड़े बड़े नेता से ज़्यादा पॉलिटिकल है, इसलिए यहाँ ये भरमाने का जगह नहीं बचेगा। आप रिजल्ट के बाद देख लेंगे। कहा यह जा रहा है कि इस बार कोई मुद्दा आप चस्पा नहीं कर पा रहे हैं जनता के दिलो दिमाग में। राम मंदिर का मुद्दा लोगों के दिलो दिमाग में वैसा बैठ नहीं रहा है जिस तरह की आपको उम्मीद थी। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बार बार आरक्षण को लेकर के बात करती है, महंगाई बेरोजगारी को लेकर बात करती है, संविधान बचाने को लेकर के बात करती है, और इस पर कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव हो जाते हैं। आप हिंदुत्व पे लड़ना चाहते हैं, वो जाति पाति को आगे करते हैं, वो आरक्षण को आगे करते हैं। और चूंकि राम मंदिर का मुद्दा चस्पा नहीं हो पा रहा है, जो आप सोच पा रहे थे कि एक भयानक सेंटिमेंट्स जगेगा लोगों के बीच में, वैसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए पहले 2 चरण में आपकी स्थिति अच्छी नहीं कही जा रही है। क्या सही बात? देखिए, सच्चाई यही है कि भाजपा राष्ट्रवाद की मुद्दा पर चुनाव लड़ता है, विपक्ष जातिवाद की मुद्दा पर चुनाव लड़ता है। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करता है, ये तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, और ये विचारधारा की चर्चा है लोगों में कि आधी आबादी अंधेला में था, मोदी जी आए तो हर घर में रोशनी पहुंचाए, बिजली पहुंची। इसका जवाब उसके पास नहीं है। 80 करोड़ लोगों के घर में भूख के संघर्ष में भाजपा मोदी जी खड़ा हुए, इसका जवाब है। जो सपना नहीं देखता था इलाज का, आज उसका इलाज हो रहा है, इसका जवाब है। यही एनडीए की सरकार में बिहार में हम लोग थे, हमारे बच्चे पलायन करते थे, पढ़ने के लिए बाहर जाते थे। आज जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल, आईटीआई, हर पंचायत के अंदर उच्च विद्यालय। ये विकास की गति लोग को दिखाई पड़ रहा है। एक विभाग का बताए, दूसरे को ये कहां। हमने कहा 15 साल माता पिता का शासन और 5 से 6 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 2-2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। आप गिनती गिनाओ, एक विजन, एक काम जो आपकी कारण वो काम चमका या बढ़ा, ये 0 पर आउट होंगे, एक भी सीट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि इनके परिवारवाद की जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी इस बार। आरक्षण का व्यवस्था जो ये चर्चा करते हैं, अपने परिवार के अलावे किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। एक विधानसभा में इनका बेटा नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद में इनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, छपरा में इनकी बेटी, पटना में इनके बेटा। पटना में कौन भागा था? अपने जाति के भी हित में ये काम करते हैं क्या? अरे वो तो हनुमान थे, रामकृपाल यादव खुल के कहते थे मैं लालू प्रसाद यादव का हनुमान हूं। उस हनुमान को इन्होंने क्या कहा कि मेरा चप्पल जूता तो उठाया, अब मेरी बेटी का उठाओ। कहा कि सम्मान से, बिहारी सम्मान से जीता है, और सम्मान पर चोट लगता है तो स्वाभिमान नहीं बेचता है, उस आदमी को छोड़ देता है जो उसके स्वाभिमान को चोट करता है। मेरा अंतिम 2 सवाल है। चूंकि आपने परिवारवाद की बात की, प्रधानमंत्री यहाँ आकर के परिवारवाद पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के बहनों ही चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक चौधरी की बेटी चुनाव लड़ रही हैं। इस तरह के कई उम्मीदवार हैं जो कि बिना किसी क्वालिफिकेशन के सीधा टिकट लिए, क्वालिफिकेशन से मेरा मतलब है कि राजनीति में उनका कोई अनुभव नहीं था, टिकट लिया और चुनाव लड़ गए। इसलिए आप 2 बात करना बंद कर चुके हैं। एक तो अब की बार 400 पार,
ये आप नहीं बोलते हैं। परिवारवाद पर बिहार में चर्चा नहीं होती है। क्या माना जाए कि इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आपके घटक दल ही परिवारवाद में लिप्त हैं? 400 पार का कॉन्फिडेंस आपका हिल चुका है। क्या इन दोनों बातों में सच्चाई है? कहीं भी दूर दूर तक ये सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी परिवारवाद का विरोधी है। गठबंधन के लोग को सीट मिलता है, वो अपने हिसाब से निर्णय करते हैं। और आज श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बेटी और बेटा और लोग संबंध में आप जोड़ेंगे तो कई लोग हमारे भी संबंधी निकल जाएंगे। तो विजय सिन्हा का संबंधी से परिवारवाद आएगा। एक समाज का जो छोटा सा समाज है उसमें लोग निकलते ही हैं। और रह गई अपवाद में एक दो जगह गठबंधन में हो तो भाजपा का उससे नीति नहीं बदलती है। भाजपा अपने नीति पर अडिग है और आज भी उस मुद्दा पर खुल करके बहस हो रही है और चर्चा हो रही है। ये कहीं से और 400 पार तो हम कहाँ बोल रहे हैं, ये तो जनता बोल रही है कि अब की बार 4 जून को 400 पार, ये जनता बोलने लगी है। अंतिम सवाल, बिहार में कितनी सीट जीत रहे हैं? मैं तो बता दिया कि 40 के 40 सीट बीजेपी जीतेगी। एक सीट जो पिछले बार कसर रहा है वो भी कसर इस बार दूर होगा। साहनी और कुशवाहा फैक्टर से कोई नुकसान? मैं बता देता हूं कि कोई फैक्टर काम नहीं करता है। लोग अब भरम में जी रहे हैं। बहुत आगे लोग निकल चुका। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत बन चुका। 2/3 नौजवान लगभग डिजिटल दुनिया को देख रहा है और बिहार के लोग जाति में फंसे रह रहे हैं। आज नेता कहीं जाते हैं तो वहाँ की जनता चली जाती है। अगर जो ऐसा होता तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, उनकी बेटी चुनाव क्यों हारती? और इस बार भी हार रही है। नेता के साथ जनता नहीं जाती है, जनता परखती है। आज बता दें कि मैं ही तो चुनाव लड़ा था। लालू जी की सरकार थी, मुंगेर से पूरी दहशत था, जातीय जहर चरम पर था और हर जात के लोग हमने को वोट देके 8 वोट से मुंगेर में लोकल बॉडी में चुनाव जीत गए थे। जनता में अच्छे लोगों की जामात है जो परखता है, समझता है और तब चुनता है। चलिए, तो ये थे विजय सिन्हा। पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, 40 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये हम नहीं बल्कि पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार। सवाल ये है कि पहले दो चरण में कम वोटर के आने के बावजूद इनका कॉन्फिडेंस कहीं से भी कम होता दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में बीजेपी क्या पिछले परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी, ये सवाल अभी भी बरकरार है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खास एपिसोड में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।